तो क्लास 9 सिविक्स चैप्टर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन आप यहाँ पे आए संस्थाओं का कामकाज को देखिए। इसमें कहा गया डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स। यहाँ देखिए क्या इसमें ये कहा गया कि आपको लोकतंत्र का मतलब लोगों द्वारा अपने शासकों को चुनाव करना भर नहीं है। देखिए इन अ डेमोक्रेसी द रूलर्स हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड प्रोसीड्यूर्स। दे हैव टू वर्क with and within institution. This chapter is about the working of such institution in a democracy. We try to understand this by looking at the manner in which major decisions are taken and implemented in our country. We also look at how disputes regarding these decisions are resolved. In this process, we come across the three institutions that play a key role in major decision: legislature, executive, and judiciary. लोकतंत्र का मतलब लोगों द्वारा अपने शासकों का चुनाव करना भर नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कुछ कायदे कानून को मानना होता है। उन्हें भी संस्थाओं के साथ और संस्थाओं के भीतर ही रहकर काम करना होता है। यह अध्याय लोकतंत्र में संस्थाओं कामकाज से संबंधित है। हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश में किस तरह महत्वपूर्ण फैसले करके उन्हें लागू किया जाता है, या हम यह भी देखेंगे कि इन फैसलों से संबंधित विवाद को किस तरह सुलझाया जाता है। इस अध्याय में हम इन फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली तीन संस्थाओं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो फिर आपको आगे यहाँ पर कहते हैं वी हैव ऑलरेडी रीड समथिंग अबाउट दिस इंस्टीट्यूशन इन अर्लियर क्लासेज। हियर वी शैल क्विकली समराइज दोज एंड मूव ऑन टू आस्किंग लार्जर क्वेश्चन। इन द केस ऑफ ईच इंस्टीट्यूशन वी आस्क व्हाट डज दिस इंस्टीट्यूशन डू, हाउ इज दिस इंस्टीट्यूशन कनेक्टेड टू अदर इंस्टीट्यूशन, व्हाट मेक्स इट्स फंक्शनिंग मोर और लेस डेमोक्रेटिक। द बेसिक ऑब्जेक्टिव हियर इज टू अंडरस्टैंड how all these institutions together carry on the work of government. Sometimes we compare these with similar institutions in other democracies. In this chapter, we take our example from the working of national level government called central government, union government, or just government of India. While reading this chapter, you can think of and discuss examples from the working of the government in your state. देखिए आप पहले की कक्षाओं में इन संस्थाओं के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर चुके होंगे। हम यहाँ उनका संक्षेप में वर्णन करके कुछ और महत्वपूर्ण सवालों पर ध्यान देंगे। हर संस्था के संबंध देखिए हर संस्था के संबंध में हम यह प्रश्न करेंगे कि वह किस तरह के काम करती है। एक संस्था दूसरी संस्था से कैसे जुड़ी है, इनके कामों को क्या चीज़ कम या ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाती है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह समझाना है कि किस तरह की संस्था है, हर संस्था के संबंध में हम देखिए यहाँ पर हर एक संस्था यहाँ जो आपको कहा गया देखिए हर संस्था के संबंध में हम यह प्रश्न करेंगे वो किस तरह से काम करती है। एक संस्था दूसरी संस्था से कैसे जुड़ी है, इनके कामों क्या चीज़ काम या रोकथाम बनाती है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य देखिए हर संस्था यहाँ पर एक संस्था दूसरी संस्था देखिए इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य समझना है कि किस तरह संस्थाएं मिलकर सरकार काम करती है। कई बार हम इनकी तुलना दूसरी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की इसी तरह की संस्थाओं से करते। इस अध्याय में हम राष्ट्रीय स्तर की सरकार कामकाज उदाहरण देंगे। राष्ट्रीय स्तर भारत की सरकार को केंद्र या संघ की सरकार भी कहा जाता है। इस अध्याय को पढ़ते हुए आप अपने देश की सरकार के कामकाज उदाहरणों पर नजर रख सकते हैं। आपको पहला यह कहा गया है कि हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे किए जाते हैं। तो हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन मतलब प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे किए जाते हैं। पहला देखिए एक गवर्नमेंट ऑर्डर की बात यहाँ पर की गई है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या कि सरकारी आदेश जिसको बोलते हैं। 13 अगस्त 1990 यहाँ पर देखिए क्या कि ऑन अगस्त 30, 1990
The government of India issued an order. It was called an office memorandum. Like all government orders, it had a number and is known by that. That is not necessary. That dated 1990. The Joint Secretary and officer in the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension signed the order. It was quite short, barely one page. It looked like an ordinary circular or notice that you may have seen in school. The government issues hundreds of orders every day on different matters, but this one was very important and became a source of controversy for several years. Let us see how the decision was taken and what happened later. देखिए 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया। इसे कार्यालय ज्ञापन कहा गया। सभी सरकारी आदेशों की तरह इस ज्ञापन पर भी एक संख्या थी। यह आदेश उसी संख्या से जाना जाता है। यहाँ देखिए कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव ने इस आदेश पर दस्तखत किए थे। यह छोटा सा आदेश मुश्किल से पढ़ने का था। अगर आप इसे देखेंगे तो यह एक वैसा यहाँ देखेंगे तो देखिए आप सर्कुलर, अगर आप इसे देखेंगे तो यह एक वैसा ही आम सर्कुलर या नोटिस लगेगा जैसे आपने स्कूल में देखे होंगे। सरकार हर रोज़ विभिन्न मसलों पर सैकड़ों आदेश जारी करता है, लेकिन यह आदेश बहुत महत्वपूर्ण था। देखिए यहाँ पर क्या बहुत महत्वपूर्ण था और कई सालों तक विवाद का कारण बना रहा। आइए देखें कि निर्णय किस तरह लिया गया और इसके बाद क्या हुआ। इस सरकारी आदेश में प्रमुख नीतिगत फैसले घोषणा की गई थी। इसमें कहा गया था कि भारत सरकार के सभी सरकारी पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियाँ सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों खाने वाला। अब देखिए यहाँ पर सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को SEBC के लिए आरक्षित होगा। अब तक जिन जाति समूह को सरकार पिछड़ा मानती थी उन्हीं का एक और नाम SEBC सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज है। अब तक नौकरी में आरक्षण का लाभ केवल अनुसूचित जाति जनजातियों को ही मिला था। अब SEBC या सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की तीसरी श्रेणी तैयार की जा रही थी और इसके लिए 27% अलग का कोटा तैयार किया जा रहा था। अन्य लोग इन 27% नौकरियों की प्रतियोगिता नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पे खास बात देखिए, ये जो आपको यहाँ पर कहा गया, देखिए एक यहाँ पर रिजर्वेशन यहाँ देखिए इन मल्टीपल, देखिए एक यहाँ पर जो नोटिस आपको यहाँ पर जारी किया गया है उसको देखिए ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद यहाँ देखिए दिस ऑर्डर, यहाँ जो कहा गया देखिए दिस ऑर्डर अनाउंस्ड ए मेजर पॉलिसी डिसीजन। इट इज सेड दैट It is said that 27% of vacancies in civil posts and service under the government of India are reserved for the socially and educationally backward classes. SEBC is another name for all those people who belong to castes that are and considered backward by the government. The benefit of job reservation was till then available only to scheduled castes and scheduled tribes. यहाँ देखिए जो आपको कहा गया नो ए न्यू थर्ड कैटेगरी कॉल्ड SEBC was introduced. Only person who belong to backward classes were eligible for this quota of 27% jobs. Others could not compete for these jobs. देखिए द डिसीजन मेकर निर्णय करने वाले, यहाँ देखिए द डिसीजन मेकर निर्णय करने वाले, देखिए यहाँ द डिसीजन मेकर्स की बात आपके यहाँ पर की गई है। द डिसीजन मेकर्स की बात आपको कि निर्णय करने वाले जो आपको है who decided to issue this memorandum clearly such a big decision could not have been taken by the person who signed that document. The officer was merely implementing the instruction given by the Minister of Personnel, Public Grievance and Pension, of which the department was a part. We can guess that such a major decision would have involved other major functionaries in our country. You have already read in the previous class about some of them. Let us go over some of the main point that you covered then. देखिए पहला हम जो कहा इस ज्ञापन को जारी करने का फैसला किसने किया है, जाहिर है अकेले उस व्यक्ति ने इतना बड़ा फैसला नहीं
नहीं किया होगा, जिनके हस्ताक्षर उस दस्तावेज पे थे, वह अपने मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू करने वाला अधिकारी था। लेकिन कानून और प्रशिक्षण विभाग के मंत्री ने भी खुद यह निर्णय नहीं किया होगा। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने बड़े निर्णय में देश के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल रहे होंगे। आपने पिछली कक्षा में इनके बारे में कुछ के बारे में पहले ही पढ़ लिया होगा। आप ये देखिए, अब एक बार फिर इन प्रमुख बिंदुओं पर सरकारी सरसरी नज़र डालते हैं। अभी की सबसे पहली बात जो मुख्य रूप से कहते हैं, प्रेसिडेंट इज द देखिए, पहला यहाँ पर कहा गया प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ ए स्टेट एंड इज द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। यहाँ देखिए राष्ट्रपति, ये जो आपको कहा गया, राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्चुअली एक्सरसाइज ऑल गवर्नमेंट पावर्स। ही टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन द कैबिनेट मीटिंग्स। देखिए, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल आपको वही करता है। फिर आपको यहाँ पर जो खास बात कहा गया कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड टू हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ ए मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स। देखिए, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है। इनसे बनने और मंत्रिमंडल की बैठकों में ही राजकाज से जुड़े अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, फिर देखिए संसद में राष्ट्रपति और दो सदन होते हैं, और लोकसभा और राज्यसभा। प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन हासिल होना जरूरी है। तो अब हम देखिए जो कहा गया, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड टू हाउस मीन्स की टोटल नंबर ऑफ पार्लियामेंट इज 3। पार्लियामेंट बिकम्स 3 मेंबर्स, सॉरी कुल तीन चीज़ पार्लियामेंट बनता है। पहला आपको प्रेसिडेंट, दूसरा 2 हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव सपोर्ट ऑफ ए मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स। सो वर ऑल दीज पीपल्स इन्वॉल्व इन दिस डिसीजन रिगार्डिंग द ऑफिस मेमोरेंडम, लेट अस फाइंड आउट। तो क्या कार्यालय ज्ञापन के फैसले के मामले में ये सब शामिल है, इनके बारे में आइए पता लगाते हैं। अब एक एक्टिविटी में कहा गया है जो यहाँ पर खुद सीख ऊपर बताए गए बातों के अलावा इन संस्थाओं के बारे में पिछली कक्षाओं को कौन सी बात आपको याद है, कक्षा में उस पर चर्चा करें। देखिए यहाँ पर जो कहा गया, द ऑफिस मेमोरेंडम वाज द कल्मिनेशन ऑफ ए लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स। द ऑफिस मेमोरेंडम, देखिए यहाँ पर जो कहा गया, द ऑफिस मेमोरेंडम वाज द कल्मिनेशन ऑफ ए लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड द सेकेंड बैकवर्ड क्लासेज commission in 1979. It was headed by the B.P. Mandal, hence it was popularly called the Mandal Commission. It was asked to determine the criteria to identify the socially and educationally backward classes in India and recommended steps to be taken for their advancement. The commission gave its report in 1980 and made many recommendations. One of these was that 20% of government jobs were reserved for the socially and educationally backward classes. The reports are recommendations were discussed in the parliament. यहाँ देखिए जो कहा गया, ये सरकारी आदेश, देखिए ये यहाँ पर जो कहा गया, यह सरकारी आदेश एक लंबे घटना चक्र का परिणाम था। भारत सरकार 1979 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया था। इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी और इसी के कारण इसे आमतौर पर मंडल आयोग कहते हैं। इसी बाद में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को पहचान के मानदंड तय करने और उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने का जिम्मा सौंपा गया। पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने का जिम्मा सौंपा गया। इस आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें दी। आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में एक सिफारिश थी सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के 27% आरक्षण देना। इस रिपोर्ट और उसकी सिफारिश पर संसद में चर्चा हुई। देखिए, for several years many parliamentarians and parties kept demanding the implementation of Commission's recommendation. For several years many parliamentarians and parties kept demanding the implementation of the Commission's recommendation. Then came the Lok Sabha election of 1989.
1989, in its election manifesto, the Janata Dal promised that if voted to power, it would implement the Mandal Commission report. The Janata Dal did form the government after the election. Its leader VP Singh became the prime minister. Several development took place after that. देखिए यहाँ पर जो कहा गया, वर्षों तक कई पार्टी और संसद से लागू करने की मांग करते रहे। फिर 1989 का लोकसभा चुनाव हुआ। जनता दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया कि सत्ता में आने पर मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करेगा। चुनाव के बाद जनता दल की ही सरकार बनी और इसके नेता वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। इसके बाद कई घटनाएं आपको हुई। देखिए यहाँ पर एक कार्टून जो यहाँ पर किया गया है कि देखिए, नो आई कैन सी क्लियरली दैट इज वाई दे टॉक ऑफ मंडलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स डोंट दे। तो अब आई बात समझ में, इसलिए ये राजनीति के मंडलीकरण की बात करते हैं। ठीक कहा है ना मैंने। रीड द इमेज, देखिए रीड द इमेज यहाँ पर जो आपको कहा गया उसको साथ देखिए। सन 1990, देखिए रिजर्वेशन डिबेट वाज सच एन इम्पोर्टेंट इशू ड्यूरिंग 1990 to 1991 that advertisers used this theme to sell their product. Can you spot some reference to political events and debates in these Amul butter hoardings? देखिए यहाँ पर क्या कि इसमें जो कहा गया, सन 1990-91 में आरक्षण पर बहस का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण था कि विज्ञापनकर्ताओं ने अपने उत्पाद को बेचने के इस विषय का उपयोग किया। क्या आप अमूल की इन होर्डिंग राजनीतिक घटना और बहसों की ओर कोई इशारा ढूंढ सकते हैं? नो रिजर्वेशन फॉर दिस कोटा, अमूल द रायोट टेस्ट। यहाँ पर देखिए, रिजर्व फॉर दिस आउटस्टैंडिंग बटर क्लासिक, यहाँ पर जो कहा गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या कि इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो कहा गया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज एड्रेस टू द पार्लियामेंट अनाउंसड द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन ऑन। देखिए यहाँ पे जो कहा गया है कि नई सरकार ने संसद और राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने की अपनी मंशा घोषणा की। On 6 August 1990, the Union Cabinet took a formal decision to implement the recommendation. इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन। यहाँ पर देखिए क्या कि 6 अगस्त 1990 केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में एक औपचारिक निर्णय लिया गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या, नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह इन्फॉर्म द पार्लियामेंट अबाउट, देखिए यहाँ पर क्या, अबाउट दिस डिसीजन थ्रू ए स्टेटमेंट इन बोथ ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। देखिए फिर अगले दिन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने एक बयान के जरिए इस निर्णय के बारे में संसद के दोनों सदनों को सूचित किया। उसके बाद देखिए, द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट वाज सेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट ड्राफ्टेड एन ऑर्डर इन लाइन विद द कैबिनेट डिसीजन एंड टू द मिनिस्टर्स अप्रूवल एन ऑफिसर साइन द ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। दिस वाज ये नंबर वाज बोर्न ऑन 13 अगस्त 1990। देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या, इसके बाद यहाँ पे हुआ कि कैबिनेट के फैसले कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया गया। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक आदेश तैयार किया और मंत्री को स्वीकृति केंद्रीय सरकार की तरफ से ली एक अधिकारी ने उस पर आदेश पर हस्ताक्षर किया और इस 13 अगस्त 1990 को तैयार हो गया ये आदेश। अगले कुछ महीनों तक ये देश का सबसे ज़्यादा चर्चित मुद्दा बना रहा। फिर आपको देखिए, फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ दिस वाज द मोस्ट हॉटली देखिए यहाँ पर फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ दिस वाज द मोस्ट हॉटली डिबेट इशू इन द कंट्री। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स वर फुल ऑफ डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियंस ऑन दिस इशू। इट लेड टू वाइड स्पीड प्रोटेस्ट एंड काउंटर प्रोटेस्ट, सम ऑफ which were violent. People reacted strongly because this decision affected thousands of job opportunities. Some felt that existence of inequalities among people of different castes in India necessitated job reservation. They felt this would give a fair opportunity to those communities who so far had not adequately been represented in government employment.
यहाँ पे देखिए अगले कुछ महीनों तक, यहाँ देखिए कि अगले कुछ महीनों तक यह देश का अगले कुछ महीनों तक यह देश का सबसे ज़्यादा चर्चित मुद्दा रहा। अगले कुछ महीनों तक यह देश का सबसे ज़्यादा चर्चित मुद्दा रहा। सभी अखबार और पत्रिकाओं में इस मुद्दे के तरह तरह के विचार आए, बहस चली। इसके चलते जवाबी प्रदर्शन हुए। इनमें से कुछ हिंसक भी थे। इसमें नौकरियों का हज़ारों अवसर प्रभावित होने वाले थे। इसलिए लोगों की प्रतिक्रिया बहुत तीखी थी। कुछ लोगों का मानना था कि भारत में विभिन्न जातियों के बीच असमानता का नौकरियों में आरक्षण जरूरी है। उनका मानना था कि इससे उन लोगों को सरकारी नौकरियों में अभी तक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। दूसरे पक्ष के लोगों का मानना था कि इस निर्णय जो पिछड़े वर्ग के नहीं हैं उनके अवसर छीनेंगे, अधिक योग्यता होने पर भी उनको नौकरियां नहीं मिलेगी। कुछ लोगों का मानना था कि इससे जातिवाद बढ़ेगा, जिससे देश की प्रगति और एकता पर असर होगा। यह निर्णय अच्छा था या नहीं, इस अध्याय में हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम इस उदाहरण को यहाँ सिर्फ यह समझाने की बात आ रहे हैं कि देश में प्रमुख निर्णय कैसे लिए जाते हैं और उन्हें कैसे लागू किया जाता है। फिर इस विवाद को निपटारा किसने किया? आप जानते हैं सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों को निपटारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करते। इस आदेश के विरोधी कुछ लोगों और संस्थाओं ने अदालतों में कई मुकदमे दायर कर दिए। उन्होंने अदालत से इस आदेश को अवैध घोषित करके लागू होने से रोकने की अपील की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया। इन मुकदमों को इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के 11 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों ने दोनों पक्षों के दलीलों ने उन्होंने 1992 में बहुमत से फैसला किया कि भारत सरकार का यह आदेश अवैध नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से उसके मूल आदेश में कुछ संशोधन करने को कहा। उसने कहा पिछड़े वर्ग को अच्छी स्थिति वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उसी मुताबिक आपको 1993 को कार्मिक परिषद विभाग ने एक और आदेश जारी किया। विवाद सुलझ गया और तभी से इस नीति पर अमल किया जा रहा है। देखिए न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स देखिए फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ दिस वाज द मोस्ट हॉटली डिबेट इशू इन द कंट्री। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन वर फुल ऑफ डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियंस ऑन दिस इशू। It led to widespread protest and counter-protest, some of which were violent. People reacted strongly because this decision affected thousands of job opportunities. Some felt that existence of inequalities among people of different castes in India necessitated job reservation. They felt this would give a fair opportunity to those communities who so far had not adequately been represented in government employment. इसके बाद आपके यहाँ पर एक खास बात है जो देखिए यहाँ पर देखिए अदर फेल्ट दैट दिस वाज अनफेयर हैज इट वुड डिनाई इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू दोज हु डिड नॉट बिलोंग टू बैकवर्ड कम्युनिटीज। दे वुड बी डिनाइड जॉब इवन दो दे कुड बी मोर क्वालिफाइड। सम फेल्ट दैट दिस वुड परपिचुएट कास्ट फीलिंग अमंग पीपल एंड हैम्पर नेशनल यूनिटी। देखिए इन दिस चैप्टर वी वॉन्ट डिस्कस वेदर द डिसीजन वाज गुड और नॉट। We only take this example to understand how major decisions are taken and implemented in the country. Who resolved this dispute? You know that the Supreme Court and the High Court in India settle disputes arising out of governmental decision. Some person and association opposed to this order filed a number of cases in the courts. They appealed to the courts to declare the order invalid and stop its implementation. And the Supreme Court of India bunched all these cases together. This case was known as the Indra Sahani and others versus Union of India case. 11 judges of Supreme Court heard argument of both sides. By a majority, the Supreme Court judge in 1992 declared that this order of the government of India was valid. At the same time, the Supreme Court asked the government to modify its original order. It said that well-to-do persons among the backward classes should be excluded from getting the benefit of reservation. According to the Department of Personnel and Training issued another office memorandum on 8 September 1993. The dispute thus came to an end, and this policy has been followed since then.
यह देखिए यहाँ पर क्या कि 8 सितंबर उसी मुताबिक 8 सितंबर 1997 को कार्मिक परिषद मंत्रालय ने एक और आदेश जारी किया। यह विवाद सुलझ गया और तभी से इस नीति पर अमल किया जा रहा है, तभी से इस नीति पर अमल किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो खास बात कहा गया कि देखिए नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, देखिए नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता पर ध्यान दीजिए। राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता, राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकताओं पर बात ध्यान दीजिए। देखिए वी हैव सीन, देखिए यहाँ पर क्या, वी हैव सीन वन एग्जांपल ऑफ हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स। गवर्निंग ए कंट्री इन्वॉल्व्स वेरियस सच एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग सिक्योरिटी टू इट्स सिटीजन and providing facilities for education and health to all. It collects taxes and spends the money thus raised on administration, defense and development programs. It formulates and implements several welfare schemes. Some persons have to take decisions on how to go about these activities. Others have to implement these decisions. If disputes arise on these decisions or in their implementation, there should be someone to determine what is right and what is wrong. It is important that everyone should know who is responsible for doing what. It is also important that these activities keep taking place even if the person in key position change. यहाँ देखिए हमने एक उदाहरण देखा सरकार कैसे काम करती है। किसी देश को चलाने में इस तरह की कई गतिविधियाँ शामिल होती है। मिसाल के तौर पर सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सबको शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। वह कर इकट्ठा करते हुए सेना, पुलिस, विकास कार्यक्रमों पर खर्च करती है। वह विभिन्न कल्याणकारी योजना बनाकर उन्हें लागू करती है। कुछ व्यक्तियों को इन गतिविधियों को चलाने का फैसला करना होता है। कुछ लोगों को इन्हें लागू कराना होता है, कुछ लोगों को इन्हें लागू कराना होता है। अगर इन फैसलों में फिर लागू कराने में कोई विवाद उठता है तो यह तय करने वाला भी कोई होना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है। सबके लिए जानना भी जरूरी है कि कौन किस काम को करने के जिम्मेदार है। यह भी जरूरी है कि भले ही प्रमुख पदों पर बैठे लोग बदल जाए लेकिन ये गतिविधियाँ जारी रहे। तो लिहाजा देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए क्या कि to attend to all these tasks, several arrangements are made in our modern democracy. Such arrangements are called institutions. A democracy works well when these institutions perform function as assigned to them. The constitution of any country lay down basic rules on the powers and function of each institution. In the example above, we saw several such institutions at work. लिहाजा सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इन कामों को देखने की विभिन्न व्यवस्थाएं की गई है। इस तरह की व्यवस्थाओं को संस्थाएं कहते हैं। कोई भी लोकतंत्र तभी ठीक से काम करता है जब ये संस्था अपने काम को अच्छी तरह करती है। किसी भी देश के संविधान में प्रत्येक संस्था के अधिकार और कार्यों के बुनियादी नियमों का वर्णन होता है। दिए गए उदाहरण हमने इस तरह के विभिन्न संस्थाओं के काम करते देखा, विभिन्न संस्थाओं काम करते हुए देखा। अब यहाँ देखिए क्या कि इसमें जो कहा द प्राइम मिनिस्टर एंड देखिए यहाँ पर क्या कि द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट आर द प्राइम मिनिस्टर। देखिए यहाँ पर क्या कि द प्राइम मिनिस्टर यहाँ देखिए क्या कि the prime minister and the cabinet are institutions that take all important policy decisions. देखिए प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती है। The civil servant working together are responsible for taking a step to implement the ministerial decisions. देखिए मंत्रियों द्वारा किए गए फैसलों को लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट आर फाइनली सेटल्स। सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच विवाद अंततः सुलझाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर कहा कैन यू थिंक ऑफ, देखिए यहाँ पर क्या कि लेकिन कैन यू थिंक ऑफ सम अदर इंस्टीट्यूशन इन दिस एग्जाम्पल, व्हाट इज देयर रोल। देखिए क्या आप इस उदाहरण में दूसरी संस्थाओं के बारे में सोच सकते हैं उनकी भूमिका क्या है। फिर आप क्या देखिए वर्किंग विद इंस्टीट्यूशन इज नॉट ईजी। देखिए इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व रूल्स एंड रेगुलेशन। देखिए दिस कैन बाइंड द हैंड्स ऑफ लीडर्स। इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व मीटिंग्स, कमिटीज एंड रूटीन्स। देखिए दिस ऑफन लीड्स टू डिलेस एंड कॉम्प्लिकेशन। देयरफॉर डीलिंग विद इंस्टीट्यूशन कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग। वन देखिए माइट फील दैट इट मच बेटर टू हैव वन पर्सन टेक ऑल डिसीजन विदाउट एनी रूल्स, प्रोसीड्यूर्स एंड मीटिंग्स, बट दैट इज नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। सम ऑफ द डिलेज एंड complication introduced by the institution are very useful and they provide an opportunity for a wider set of people to be consulted in any decision. क्या आप इस
कंसल्टेड, देखिए यहाँ पर फॉर ए वाइडर सेट ऑफ पीपल टू बी कंसल्टेड इन एनी डिसीजन इंस्टीट्यूशन मेक इट, देखिए यहाँ पर इंस्टीट्यूशन मेक इट को डिफिकल्टी टू हैव अ गुड डिसीजन टेकन वेरी वेरी क्विकली, बट दे ऑल्सो मेक इट क्विकली डिफिकल्ट टू रश थ्रू ए बैड डिसीजन, दैट इज वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंसिस्ट ऑन इंस्टीट्यूशन। देखिए क्या यहाँ पर जो कहा गया, संस्थाओं के साथ काम करना आसान नहीं है, संस्थाओं के साथ काम करना आसान नहीं है, संस्थाओं के साथ कायदे कानून जुड़े होते हैं, इनसे नेताओं के हाथ बंधे होते हैं। संस्थाओं देखिए संस्थाओं के कामकाज में कुछ बैठकें, कुछ समितियां और कुछ रूटीन काम होता है, कुछ रूटीन काम होता है, कुछ समान रूटीन होता है। इनके कारण अक्सर काम में देरी और परेशानी होती है, इससे संस्थाओं के साथ कामकाज में परेशानी महसूस की जा सकती है। ऐसे में कोई सोच सकता है कि एक ही व्यक्ति सारे फैसले तो ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। कायदे कानून और बैठकों की क्या जरूरत है, पर यह सोच लोकतंत्र की बुनियादी भावना के अनुकूल नहीं है। संस्थाओं कामकाज के तरीके से जो कुछ परेशानी होती है या थोड़ा वक्त लगता है, वह भी कई मायने उपयोगी होता है। किसी भी फैसले के पहले अनेक लोगों से राय विचार करने का अवसर में अनेक लोगों से राय विचार करने का फैसला मिल जाता है। संस्थाओं का एक अच्छा फैसला झटपट करना आसान नहीं होता, लेकिन संस्थाएं बुरा फैसला जल्दी ले पाना मुश्किल बना देती है। लेकिन संस्थाओं का हम जो कहा, संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला झटपट करना आसान नहीं होता, लेकिन संस्थाएं बुरा फैसला जल्दी ले पाना मुश्किल बना देती है। इसी कारण लोकतांत्रिक सरकारी संस्थाओं पर जोर देती है। अब हम देखिए क्या कि पार्लियामेंट संसद की बात करते हैं। यहाँ देखिए इन द एग्जाम्पल ऑफ, देखिए यहाँ पर क्या कि इन द एग्जाम्पल ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम डू यू रिमेंबर द रोल ऑफ पार्लियामेंट, परहैप्स नॉट। देखिए सिंस दिस डिसीजन वाज नॉट टेकन बाय पार्लियामेंट, यू माइट थिंक दैट पार्लियामेंट हैड नो रोल इन इट, बट लेट अस गो बैक टू द स्टोरी एंड सी वेदर पार्लियामेंट फिगर इन इट। लेट अस रिकॉल द पॉइंट मेड अर्लियर बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए कार्यालय ज्ञापन उदाहरण में क्या आपको संसद की भूमिका याद है? शायद नहीं, चूंकि यह फैसला संसद ने नहीं किया था, लिहाजा आपको लग सकता है कि इस फैसले में संसद की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन पहले हम कुछ घटनाओं पर डाल कर देखते हैं कि क्या उनमें संसद का कहीं कोई जिक्र था। हम उन्हें निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करके याद करने की कोशिश करते हैं। पहले देखिए, द रिपोर्ट ऑफ द मंडल कमीशन वाज डिस्कस्ड। दूसरा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशन दिस इन हिज स्पीच। द प्राइम मिनिस्टर मेड ए मंडल आयोग रिपोर्ट पर चर्चा हुई थी। उसके बाद देखिए यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति ने इसका जिक्र किया था, प्रधानमंत्री ने। उसके बाद यहाँ पर आगे जो कहा उसको यहाँ पर देखिए, देखिए यह फैसला सीधे संसद में नहीं किया गया था, लेकिन इस रिपोर्ट पर संसद में हुई चर्चा सरकार की राय प्रभावित हुई थी। देखिए सरकार की राय प्रभावित हुई थी, इसकी वजह से सरकार पर मंडल आयोग की सिफारिश पर कार्रवाई करने के लिए दबाव पड़ा था। अगर संसद इस फैसले के पक्ष में नहीं होती तो सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी? आपने पहले कक्षा में संसद का जो पढ़ा है उसे याद करके या कल्पना करने की कोशिश कीजिए कि अगर संसद ने कैबिनेट के फैसले को मंजूरी ना दी होती तो क्या होता। देखिए, द डिसीजन वाज नॉट डायरेक्टली टेकन इन पार्लियामेंट, बट पार्लियामेंट्री डिस्कशन ऑन द रिपोर्ट इन्फ्लुएंस एंड शेप द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। दे ब्रॉड प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन द मंडल रिकमेंडेशन। इफ यहाँ पे क्या कि if Parliament was not in favor of this decision, the government could not have gone ahead with it. Can you guess why? Recall what you read about Parliament in the earlier class and try to imagine what Parliament could have done if it did not approve of the cabinet's decision. देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। देखिए यहाँ पर इन ऑल डेमोक्रेसीज एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपुल। इन इंडिया सच अ नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इज कॉल्ड पार्लियामेंट। एट द स्टेट लेवल दिस इज कॉल्ड लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेंबली। द नेम मे वेरी इन डिफरेंट कंट्रीज, बट सच एन असेंबली एग्जिस्ट इन एवरी डेमोक्रेसी। इट एक्सरसाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ of the people in many ways. देखिए हर लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधि की सभा जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक देखिए यहाँ हर लोकतंत्र निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। भारत निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा में भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहता है। राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, पर हर लोकतंत्र निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा होती है। यह जनता की ओर से कई तरह के राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। पहला यहाँ पर देखिए क्या
कि यहाँ पहला जो आपको कहा गया पहला देखिए पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री। देखिए दिस टास्क ऑफ लॉ मेकिंग और लेजिस्लेशन इज सो क्रूशियल दैट दिस असेंबलीज आर कॉल्ड लेजिस्लेचर्स। Parliaments all over the world can make new laws, change existing laws, or abolish existing laws and make new ones in their place. देखिए किसी भी यहाँ पे जो कहा गया किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। दुनिया भर की संसद नए कानून बना सकती है, मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती है या मौजूदा कानून को खत्म कर सकती है, उसकी जगह नए कानून बना सकती है। फिर दूसरा आपका देखिए क्या कि पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट इन सम कंट्रीज लाइक इंडिया दिस कंट्रोल इज डायरेक्ट एंड फुल दोज हु रन द गवर्नमेंट can take decision only so long as they enjoy support of parliament। देखिए दूसरा जो यहाँ पर कहा गया कि देखिए दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है। भारत से देश में उसे सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल है। संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। या तीसरा देखिए क्या पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैव इन मोस्ट कंट्री द पब्लिक मनी कैन बी स्पेंड ओनली व्हेन पार्लियामेंट सैंक्शन इट। सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जा सकता है। और फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया कि देखिए चौथा में कि पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इशूज एंड नेशनल पॉलिसी इन एनी कंट्री। पार्लियामेंट कैन सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर। देखिए सार्वजनिक मसलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ है। संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है। टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की बात की गई, संसद के दो सदन की बात यहाँ पर की गई है। देखिए सिंस पार्लियामेंट प्लेज ए सेंट्रल रोल इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज मोस्ट लार्ज कंट्रीज डिवाइड द रोल एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट इन टू पार्ट्स। दे आर कॉल्ड चैम्बर्स ऑफ हाउसेज। वन हाउस इज यूजुअली डायरेक्टिव इलेक्टेड बाय द पीपुल एंड एक्सरसाइज द लियर पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपुल। द सेकेंड हाउस इज यूजुअली इलेक्टेड indirectly and perform some special function. The most common work for the second house is to look after the interest of various states, regions or federal units। ठीक है, चूंकि आधुनिक लोकतंत्र में संसद बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लिहाजा अधिकांश बड़े देशों ने संसद की भूमिका और अधिकारों को दो हिस्सों में बांट दिया है। इन्हें चैम्बर या सदन कहते हैं। पहले सदन के सदस्य आमतौर से सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और जनता की ओर से असली अधिकारों का प्रयोग करते हैं। दूसरे सदन के सदस्य अमूमन परोक्ष रूप से चुने जाते हैं और कुछ विशेष काम कर। दूसरे सदन का सामान्य काम विभिन्न राज्य क्षेत्र और संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी। देखिए यहाँ पर क्या दूसरे सदन का सामान्य काम विभिन्न राज्य क्षेत्र और संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना होता है। इन आवर कंट्री पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउस। इसमें छोड़िए यहीं तक। देखिए इन आवर कंट्री पार्लियामेंट यहाँ जो कहा गया, देखिए इन आवर कंट्री पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउस सेज। देखिए यहाँ पर क्या कि टू हाउसेज आर नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा एंड देखिए यहाँ पर द टू हाउसेज आर नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा एंड द हाउस ऑफ द पीपुल लोकसभा। देखिए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑल्दो शी इज नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस। दैट इज व्हाई ऑल लॉज मेड इन द हाउस कम इनटू फोर्स ओनली आफ्टर दे रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। हमारे देश में संसद के दो सदन हैं। दोनों सदनों में एक को राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स और दूसरे को लोकसभा हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, हालांकि वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। इसलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। अब आगे यहाँ पर देखिए क्या इसमें जो आपको ये कहा गया, देखिए आपने पिछली कक्षाओं में भारतीय संसद के बारे में पढ़ा है। अध्याय 4 से आपको पता चल गया है कि लोकसभा का चुनाव कैसे होता है। देखिए यहाँ पे अब संसद के दोनों सदनों के गठन में प्रमुख अंतर को याद करते हैं। इन मामलों लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अलग अलग जवाब दीजिए। कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, सदस्यों को कौन चुनता है, उनका कार्यकाल कितना होता है, क्या सदन को हमेशा के भंग किया जा सकता है या वो अस्थायी है। You have read about the Indian Parliament in earlier classes from the chapter 3. You know how Lok Sabha election take place. Let us recall some key difference between the constitution of these two houses of Parliament. Answer the following for the Lok Sabha and the Rajya Sabha. देखिए what is the total number of members who elect the members? What is the length of the term in years? Can the house be dissolved or is it permanent?
फिर यहाँ देखिए लोकसभा बनाम राज्यसभा की बात करते हैं। विच ऑफ द टू हाउसेज इज, यहाँ पे जो कहा गया विच ऑफ द टू हाउसेज, एक खास जो चीज़ आप यहाँ देखिए, विच ऑफ द दिस टू हाउसेज, देखिए विच ऑफ दीज टू हाउस इज मोर पावरफुल, इट माइट अपियर दैट द राज्यसभा इज मोर पावरफुल, फॉर सम टाइम इट इज कॉल्ड अपर चैम्बर इज कॉल्ड राज्यसभा, एंड द लोकसभा द लोअर चैम्बर इज कॉल्ड राज्यसभा, बट दिस डज नॉट मीन दैट राज्यसभा इज मोर पावरफुल than लोकसभा. This is just an old style of speaking and not the language used in our constitution. Our constitution does give the Rajya Sabha some special power over the states, but on most matters the Lok Sabha exercise supreme power. Let us see how. देखिए लोकसभा बनाम राज्यसभा के बाद दोनों सदनों में से अधिक प्रभावशाली कौन है? राज्यसभा कभी कभी अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि राज्यसभा इसका यह मतलब नहीं कि राज्यसभा लोकसभा ज़्यादा प्रभावशाली होती है। यह महज बोलचाल की पुरानी शैली है और हमारे संविधान में यह भाषा इस्तेमाल नहीं की गई है। हमारे संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। लेकिन अधिकतर मसलों पर सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास ही हैं। आइए देखें कैसे। किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के दोनों सदनों की जरूरत होती है, लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो तो अंतिम फैसला दोनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है। इसमें दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं। सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इस तरह की बैठक में लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। अब यहाँ देखिए क्या एन एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड्स टू बी पास बाय बोथ द हाउस, बट इफ देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द टू हाउस द फाइनल डिसीजन इज टेकन इन ए जॉइंट सेशन इन विच मेंबर ऑफ बोथ द हाउस इज सिट टुगेदर। देखिए सिट टुगेदर बिकॉज ऑफ द लार्जर नंबर ऑफ मेंबर्स द व्यू ऑफ द लोकसभा इज लाइकली टू प्रिवेल इन सच अ मीटिंग। अब यहाँ देखिए क्या कि दूसरा देखिए लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर इन मनी मैटर्स वंस द लोकसभा पास द budget of the government or any other money related law. The Rajya Sabha cannot reject it. The Rajya Sabha can only delay it by 14 days or suggest changes in it. The Lok Sabha may or not may or may not accept these changes. इनमें देखिए क्या कि दूसरा लोकसभा पैसों के मामले में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है। लोकसभा में सरकार के बजट या पैसे से संबंधित कोई कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती। राज्यसभा उसे पारित करने में केवल 14 दिनों की देरी कर सकती है या उसमें संशोधन के सुझाव दे सकती है। यह लोकसभा का अधिकार है कि वह इन सुझावों को माने या ना माने। अब हम देखें क्या एक्टिविटी के बाद व्हेन पार्लियामेंट इज इन सेशन देयर इज ए स्पेशल प्रोग्राम एवरी डे ऑन दूरदर्शन अबाउट द प्रोसीडिंग इन लोकसभा एंड राज्यसभा। वॉच द प्रोसीडिंग और रीड अबाउट इट इन द न्यूज़पेपर्स एंड नोट द फॉलोइंग। पावर ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, रोल ऑफ द स्पीकर, रोल ऑफ द अपोजिशन। तो यहाँ पर खास बात देखिए कि खुद करो खुद समझे। देखिए संसद सत्र के दौरान दूरदर्शन पर लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाइयों पर रोजाना एक विशेष कार्यक्रम आता है। कार्रवाइयों को देखकर अखबारों में उसके बारे में पढ़कर निम्नलिखित चीज़ों की सूची बनाइए। संसद के दोनों सदनों का अधिकार, अध्यक्ष की भूमिका, विपक्ष की भूमिका। इसके बाद आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या आगे जो खास बात है कि 3 मोस्ट इम्पोर्टेंटली द लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ओनली ए पर्सन हु एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर इन Lok Sabha is appointed the Prime Minister. If the majority of the Lok Sabha members say and they have no confidence in the Council of Ministers, all ministers including the Prime Minister have to quit. The Rajya Sabha does not have this power. अभी हम देखिए जो खास बात लास्ट में जो कहा गया है वो ये देखिए सबसे बड़ी बात कि लोकसभा मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा बहुमत हासिल हो। अगर आधे से अधिक लोकसभा सदस्य यह कह दे कि उन्हें मंत्री परिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा। राज्यसभा को अधिकार हासिल नहीं है। अब आगे यहाँ देखिए क्या कि 8 डे इन द लाइफ ऑफ लोकसभा की बात आपके यहाँ पर कही गई है कि यहाँ देखिए लोकसभा में एक दिन का यहाँ पर काम देखिए कैसे कैसे होता है, क्या क्या आपको है।
देखिए पहला चीज़ देखिए देखिए यहाँ पर क्या कि 7 दिसंबर 2004 वाज एन ऑर्डिनरी डे इन द लाइफ ऑफ द 14th लोकसभा। लेट अस टेक ए लुक एट व्हाट हैपेंड इन द कोर्स ऑफ दैट डे। आइडेंटिफाई द रोल एंड पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसीडिंग्स फॉर द डे हैज गिवन बिलो। यू कैन ऑल्सो इनेक्ट दिस डे इन योर क्लासरूम। देखिए 14वीं लोकसभा के कार्यकाल में 7 दिसंबर 2004 एक समान दिन था। आइए इस बात पर गौर करें कि सदन में इस दिन क्या हुआ। इस दिन की कार्रवाई के आधार पर संसद की भूमिका और अधिकारों की पहचान करें। आप अपनी कक्षा में इस दिन की कार्रवाई का अभिनय कैसे कर सकते हैं। पहला देखिए 11 बजे 11 AM की बात करते हैं। पहले देखिए वेरियस मिनिस्टर गैव रिटन आंसर टू अबाउट 250 क्वेश्चन दैट वर आस्क्ड बाय मेंबर्स। दिस इंक्लूड्स व्हाट इज द गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑन टॉकिंग टू militant groups in Kashmir, what are the figures of atrocities against scheduled tribes, including those inflicted by the police, what is the government doing about overpricing of medicines by big companies। देखिए विभिन्न मंत्रियों ने सदस्यों द्वारा पूछे गए करीब 250 प्रश्नों लिखित जवाब दिए। इन प्रश्नों में शामिल थे कश्मीर के आतंकी समूहों से बातचीत के बारे में सरकार की नीति क्या है, पुलिस और आम लोगों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ किए गए अत्याचारों का आंकड़ा बताइए, बड़ी कंपनियों द्वारा दवाएं अत्यधिक महंगी किए जाने के बारे में सरकार क्या कर रही है। अब देखिए 12 देखिए यहाँ पर 12 की बात की गई है। ए लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वर प्रेजेंटेड A large number of official documents were presented and were available for discussion. These include recruitment rules for Indo-Tibetan Border Police Force, annual report of the Indian Institute of Technology, Kharagpur, reports and accounts of राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम। इसमें जो कहा देखिए क्या 12 बजे ढेर सारी सरकारी दस्तावेज चर्चा के लिए पेश किए गए। इन दस्तावेजों समेत भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में नियुक्ति के नियम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर की वार्षिक रिपोर्ट, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम की रिपोर्ट और लेखा जोखा। फिर देखिए 12:02 में क्या द मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन मेड ए स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिवाइटलाइजेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज प्रेजेंट ए स्टेटमेंट शोइंग द ग्रांट needed by the railways in addition to that sanctioned in the railway budget. The Minister of Human Resource Development introduced the National Commission for Minority Education Institution Bill 2004. He also gave a statement explaining why the government had to bring an ordinance for this। देखिए 12:02 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री ने पूर्वोत्तर परिषद को पुनर्जीवित करने के बारे में बयान दिए। रेल राज्य मंत्री ने एक वक्तव्य देकर बताया कि स्वीकृत रेल बजट के अतिरिक्त रेलवे को और अनुदान की जरूरत है। देखिए मानव संसाधन विकास मंत्री अल्पसंख्यक क्षेत्रीय संस्थान विधेयक 2004 के राष्ट्रीय आयोग की घोषणा की। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनके लिए सरकार को अध्यादेश क्यों लाना पड़ा। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या कि 12:14 में several members highlighted some issues including देखिए द vindictiveness of Central Bureau of Investigation CBI in registering cases against some leaders in the Tehelka case, need to include Rajasthan has an official language to the constitution, need to renew the insurance policies of farmers and agricultural workers of Andhra Pradesh। देखिए यहाँ 12-14 मिनट में क्या हुआ कि कई सदस्यों ने कुछ मुद्दे उठाए जिनमें शामिल थे तहलका मामले में कुछ नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज करने में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI का प्रतिशोधात्मक रवैया, संविधान में एक आधिकारिक भाषा के रूप में राजस्थानी को शामिल करने की जरूरत, आंध्र प्रदेश के किसान और कृषि मजदूरों की बीमा नीतियों के नवीकरण की आवश्यकता। फिर आपको आगे यहाँ पर आगे देखिए 2 बिल्स 2026 में क्या 2 बिल्स proposed by the government were considered and passed. These were the Security Role Amendment Bill, the Enforcement of Security Interest and Recovery of Debts Laws Amendment Bill। अब देखिए यहाँ पर क्या 2026 सरकार द्वारा प्रस्तावित 2 विधेयकों पर विचार करके उन्हें पारित किया गया। ये विधेयक थे प्रतिभूति कानून संशोधन विधेयक, प्रतिभूति ब्याज और ऋण वसूली कानून का प्रत्यावर्तन संशोधन विधेयक। फिर देखिए 4 बजे देखिए फाइनली देयर वाज ए लॉन्ग डिस्कशन रिगार्डिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एंड द नीड टू कंटिन्यू एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन इन इराक। देखिए आखिर में सरकार की विदेश नीति और इराक की स्थिति के संदर्भ में स्वतंत्र विदेश नीति जारी रखने की जरूरत पर लंबी चर्चा हुई। आगे के साथ 17 डिस्कशन कंक्लूड हाउस एडजोर्न फॉर द नेक्स्ट डे। 7 में देखिए चर्चा समाप्त हुई, सदन अगले दिन तक के लिए स्थगित हो गई। फिर आपको आगे यहाँ पर आगे देखिए आपको क्या है कि पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव्स की बात की गई, राजनीतिक कार्यपालिका की बात की गई, राजनीतिक कार्यपालिका जिसको पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव बोलते हैं यहाँ पे।
डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम विद विच वी स्टार्टेड विद दिस चैप्टर? वी फाउंड आउट दैट द person who signed the document did not take this decision. He was only executing the policy decision taken by someone else. We noted the role of the prime minister in taking that decision, but we also know that he could not have taken the decision if he did not have support from the Lok Sabha. In that sense, he was only executing the wishes of the parliament. क्या आपको यहाँ पे जो कहा गया, देखिए, क्या आपको उस सरकारी आदेश की एक कहानी याद है जिससे हमने अध्याय की शुरुआत की थी? हमने पाया कि जिस व्यक्ति ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे उसने यह फैसला नहीं किया था, वह केवल एक नीतिगत फैसले लागू कर रहा था जिसे किसी और ने किया था। हमने यह फैसला करने में प्रधानमंत्री की भूमिका देखी थी, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि अगर उन्हें लोकसभा का समर्थन नहीं होता तो वे यह फैसला नहीं कर पाते। इस अर्थ में वे सिर्फ संसद की मर्जी को लागू कर रहे थे। इसी तरह किसी भी सरकार के विभिन्न स्तरों पर हमें ऐसे अधिकारी मिलते हैं जो रोजमर्रा के फैसले करते हैं, लेकिन यह नहीं कहा सकता है कि वह जनता के द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकारों के इस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। सरकार की नीतियों को कार्यरूप देने का इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। लेकिन सरकार की नीतियों को कार्यरूप देने का इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। इस तरह जब हम देखिए यहाँ पर क्या, इस तरह जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य आमतौर पर कार्यपालिका से ही होती है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि इसमें जो कहा गया, एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनी गवर्नमेंट वी फाइंड फंक्शनरीज हु टेक डे टू डे डिसीजन बट डोंट एक्सरसाइज सुप्रीम पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल. All those functionaries are collectively known as the executive. They are called executive because they are in charge of execution of the policies of the government. Thus, when we talk about the government, we usually mean the executive. पॉलिटिकल एंड परमानेंट एक्सिक्यूटिव्स की बात की, राजनीतिक और अस्थायी कार्यपालिका की बात यहाँ पर की, राजनीतिक और अस्थायी कार्यपालिका। देखिए यहाँ पर क्या है कि इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री टू कैटेगरीज मेक अप द एक्सिक्यूटिव। वन देखिए यहाँ पर क्या, वन दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड इज कॉल्ड द पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव. पॉलिटिकल लीडर्स हु टेक द बिग डिसीजन फॉल इन दिस कैटेगरी. इन द सेकेंड कैटेगरी पीपल आर अपॉइंटेड ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस. देखिए दिस इज कॉल्ड द परमानेंट एक्सिक्यूटिव और सिविल सर्विस. Person देखिए यहाँ पर person working in civil service are called civil servant. They remain in office even when the ruling party changes. These officers work under a political executive and assist them in carrying out the day-to-day administration. Can you recall the role of political and non-political executive in the case of office memorandum? यहाँ देखिए क्या कि राजनीतिक और अस्थायी कार्यपालिका की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए जो आपको कहा गया, राजनीतिक और अस्थायी कार्यपालिका जो आपको होते हैं उसकी यहाँ पर देखिए पॉलिटिकल एंड परमानेंट एक्सिक्यूटिव जो है उसको यहाँ पर देखिए इसमें जो आपको कहा गया। देखिए किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के दो हिस्से होते हैं। जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले करते हैं। दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय के नियुक्त किया जाता है उन्हें अस्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक कहते हैं। लोकसेवा में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हुए सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद अपने पदों पर बने हो रहते हैं। ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते और रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं। क्या आप कार्यालय ज्ञापन के मामले में राजनीतिक और गैर राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका बता सकते हैं? फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए क्या कि यू माइट आस्क व्हाई डज द पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव हैव मोर पावर दैन द नॉन पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव्स. देखिए यहाँ पर व्हाई इज द मिनिस्टर मोर पावरफुल दैन द सिविल सर्वेंट. देखिए द सिविल सर्वेंट इज यूजुअली मोर एजुकेटेड एंड हैज़ मोर एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट. द एडवाइजर्स वर्किंग इन फाइनेंस मिनिस्टर नो मोर अबाउट इकोनॉमिक्स दैन द फाइनेंस मिनिस्टर. समटाइम्स द मिनिस्टर may know very little about the technical matters that come under their ministry. This could easily happen in ministries like defense, industry, health, science and technology, mines, etc. Why should the minister have the final say on these matters? देखिए यहाँ पर क्या, देखिए यहाँ पर क्या आप पूछ सकते हैं राजनीतिक कार्यपालक को गैर राजनीतिक कार्यपालक से ज़्यादा अधिकार क्यों होते हैं? मंत्री किसी नौकरशाह ज़्यादा प्रभावशाली क्यों होता है? नौकरशाह अमूमन अधिक शिक्षित होता है और उसे विषय की अधिक महारत और जानकारी होती है। वित्त मंत्रालय में काम करने वाले सलाहकारों को अर्थशास्त्र की जानकारी वित्त मंत्री ज़्यादा हो सकती है। कभी कभी मंत्री को अपने मंत्रालय के अधीनस्थ मंत्रालयों की तकनीकी जानकारी बहुत कम हो सकती है। रक्षा उद्योग, स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खान आदि मंत्रालयों में ऐसा होना आम बात है। फिर इन मामलों में अंतिम निर्णय करने का अधिकार मंत्रियों
मंत्रियों को क्यों हो? इसकी वजह बहुत सीधी, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। मंत्री लोगों द्वारा चुनाव गया होता है और इस तरह उसे जनता की और शिक्षाओं को लागू करने का अधिकार होता है। वो अपने फैसले के नतीजे के लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है। इसी वजह से मंत्री ही सारे फैसले करता है। मंत्री ही उस ढांचे और उद्देश्य को तय करता है जिसमें नीतिगत फैसले किए जाते हैं। किसी मंत्री से अपने मंत्रालय के मामलों का विशेषज्ञ होने की कतई उम्मीद नहीं की जाती। सभी तकनीकी मामलों पर मंत्री विशेषज्ञों की सलाह लेता है, लेकिन विशेषज्ञ अक्सर अलग राय रखते हैं या फिर एक से अधिक विकल्प मंत्री के सामने पेश करते हैं। मंत्री अपने उद्देश्यों के मुताबिक ही निर्णय लेता है। यहाँ पर जो कहा गया थोड़ा सा इस बात को देखिए, द रीजन इज वेरी सिंपल। इन अ डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पीपुल इज सुप्रीम। द मिनिस्टर इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल एंड thus empowered to exercise the will of the people on their behalf. She is finally answerable to the people for all the consequences of her decision. That is why the minister takes all the final decision. देखिए, the minister decides the overall framework and objectives in which decision on policies should be made. The minister is not expected to be an expert in the matters of her ministry. The minister takes the advice of experts on her technical matters, but very often experts hold different opinions or place before her more than one option. Depending on what the overall object is, the minister decides. The minister decides. Actually, this happen in any large organization. Those who understand the overall picture take the most important decision, not the expert. The expert can tell the route, but someone with a large view decide the destination. In a democracy, elected minister perform this role. अब यहाँ देखिए क्या मंत्री अपने उद्देश्य के मुताबिक निर्णय लेते हैं। अब आगे यहाँ पे एक कार्टून भी आपको दिया गया है। देखिए, दरअसल ऐसा हर बड़े संगठन में होता है। जो पूरे मामले को भली-भांति समझते हैं वे ही सबसे महत्वपूर्ण फैसले करते हैं। विशेषज्ञ नहीं करते। विशेषज्ञ रास्ता बता सकते हैं, लेकिन व्यापक नजरिया रखने वाला व्यक्ति ही मंजिल के बारे में फैसला करता है। लोकतंत्र निर्वाचित व्यक्ति इसी व्यापक नजरिए वाले व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात की, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की बात यहाँ पर की गई है। देखिए यहाँ पर क्या एक इमेज यहाँ पर दिया गया है क्या कि इसमें देखिए आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यहाँ पर कर रहा है। वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की बात की गई, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल की बात आपको यहाँ पर की गई। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल की बात आपको की गई है। प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, येट देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, बट द प्रेसिडेंट कैनॉट अपॉइंट एनी वन सी लाइक। देखिए, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी or the coalition of party that commands a majority in the Lok Sabha. Has the Prime Minister in a case no single party or alliance gets a majority, the President appoints the person most likely to secure a majority of support. The Prime Minister does not have a fixed tenure. He continues in power so long as he remains the leader of the majority party or coalition. देखिए, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की बात यहाँ पर आपको की गई, उसको साथ समझिए। इस देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। फिर भी प्रधानमंत्री कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते। राष्ट्रपति लोकसभा बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगर किसी एक पार्टी गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिसे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना होती है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता, वह तब तक अपने पद पर रहता है जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता है। अब देखिए, प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सलाह पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। मंत्री अमूमन उस पार्टी या गठबंधन के होते हैं जिससे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होते हैं, बशर्ते वे संसद के सदस्य हो। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य चुना जाना जरूरी है। अब हम देखिए क्या कि इसमें जो आपको कहा गया
देखिए प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री इन देखिए येट देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर बट द प्रेसिडेंट कैनॉट अपॉइंट एनी वन सी लाइक्स एंड देखिए द प्रेसिडेंट appoints the leader of the majority party or the coalition of the party that commands a majority in the Lok Sabha. As Prime Minister, in case no single party or alliance gets a majority, the President appoints the person most likely to secure a majority of support. The Prime Minister does not have a fixed tenure. He continues in power so long as he remains the leader of the majority party or coalition. Majority party or a coalition. तो फिर आपको आगे यहाँ पर after the appointment of the Prime Minister, the President appoints other minister on the advice of the Prime Minister. The minister are usually from the party or the coalition that has the majority in the Lok Sabha. The Prime Minister is free to choose minister as long as they are member of parliament. Sometimes a person who is not a member of parliament can also become a minister, but such a person has to get elected in one of the house of parliament within 6 months of appointment as minister. Council of Minister is the official name for the body that includes all the ministers. It usually has 60 to 80 ministers of different ranks. देखिए यहाँ पर क्या कि देखिए कि इसके बाद आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि देखिए मंत्री परिषद उस निकाय का सरकारी मंत्री परिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। इसमें अमूमन विभिन्न स्तरों के 60 से 80 मंत्री होते हैं। इसमें अमूमन 60 से 80 मंत्री होते हैं। देखिए विभिन्न निकायों से विभिन्न विभागों से 60 से 80 मंत्री होते हैं। अब फिर देखिए कैबिनेट मिनिस्टर समझिए कैबिनेट मंत्री किसको कहते हैं आप समझिए पास के कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पर जो कहा गया कि कैबिनेट मिनिस्टर्स आर यूजुअली टॉप लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी और द parties who are in charge of the major ministries. Usually, the cabinet minister meet to take decision in the name of the council of minister. Cabinet is thus the inner ring of the council of minister. It comprises about 25 minister. देखिए कैबिनेट मंत्री क्या होता है? अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टी वरिष्ठ नेता होते हैं। यह प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्री परिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। इस तरह कैबिनेट मंत्री का शीर्ष समूह कैबिनेट मंत्री परिषद का शीर्ष समूह होता है। इसमें करीब 25 मंत्री होते हैं। फिर देखिए आपको मिनिस्टर ऑफ यहाँ का मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ देखिए यहाँ पर जो कहा गया देखिए मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज देखिए आपको आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्टर इज देखिए दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग ओनली व्हेन स्पेशली इन्वाइटेड। यहाँ देखिए क्या स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री देखिए क्या होते हैं। यहाँ जो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री अमूमन छोटे मंत्रालय प्रभारी होते हैं। वे विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। अब के राज्य मिनिस्टर ऑफ स्टेट का देखिए आर अटैच्ड टू एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स सिंस इट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल मिनिस्टर टू मीट रेगुलरली एंड डिस्कस एवरीथिंग द डिसीजन आर टेकन इन कैबिनेट मीटिंग दैट इज व्हाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन मोस्ट कंट्रीज इज ऑफन नोन एज द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए द कैबिनेट वर्क्स एज ए टीम द मिनिस्टर्स मे हैव डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियंस बट एवरीवन हैज टू ऑन अप टू एवरी डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। यहाँ जो कहा गया देखिए चूँकि राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। चूँकि सारे मंत्रियों के नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा करना व्यवहारिक नहीं है। लिहाजा फैसले कैबिनेट बैठकों में ही किए जाते हैं। इसी वजह से अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है। कैबिनेट टीम के रूप में काम करते हैं। मंत्रियों की राय और विचार अलग हो सकते हैं लेकिन सबको कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी होती है। भले ही कोई फैसला किसी दूसरे मंत्रालय विभाग का ही हो लेकिन कोई भी मंत्री सरकार के फैसले की खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता। हर मंत्रालय में सचिव होते हैं वे जो नौकरशाह होते हैं। ये सचिव फैसला करने के लिए मंत्री को जरूरी सूचना मुहैया कराते हैं। टीम के रूप में कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचिवालय करते हैं। टीम के रूप में कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचिवालय करता है। उसमें वह कई वरिष्ठ नौकरशाह शामिल होते हैं जो विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं। एक कार्य यहाँ देखिए कार्टून भी आपको यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद आगे यहाँ पर कहा गया देखिए खुद करें। उसके बाद आपको आगे जो यहाँ पर कहा गया उसको देखिए यहाँ पर देखिए नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज एनी डिसीजन ऑफ द
of the government, even if it is like, even if it is about another ministry of department, like every ministry has secretaries who are civil servants. The secretaries provide the necessary background information to the minister to take decision. Like the cabinet has a team is assisted by the cabinet secretariat. This includes many senior civil servants who try to coordinate the working of different ministries. अब यहाँ पर देखिए जो खास बात देखिए पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर की बात करें, प्रधानमंत्री के अधिकार की बात की गई, एक्टिविटी आपके यहाँ पर खुद कर उसमें देखिए यहाँ पर क्या कि केंद्र और अपनी राज्य सरकार के 5 कैबिनेट मंत्रियों के हाथ उसका नाम हटाइए। पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर देखिए प्रधानमंत्री के जो अधिकार उसकी बात यहाँ पर की गई है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से वेरी मच अबाउट द देखिए हम जो कहा पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर की बात की गई है। देखिए पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर मतलब आपके यहाँ पर होगा क्या, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से वेरी मच अबाउट द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर और द मिनिस्टर और देयर रिलेशनशिप विथ ईच अदर, बट हैज हेड ऑफ गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर हैज वाइड रेंजिंग पावर। ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग्स, ही coordinate the work of different departments. His decisions are final in case disagreement arise between departments. He exercises general supervision of different ministries. All ministries work under his leadership. The prime minister distributes and redistributes work to the ministers. He also has the power to dismiss minister when the prime minister quits. The entire ministry quits. देखिए हम जो कहा गया संविधान में प्रधानमंत्री या मंत्रियों के अधिकारों या एक दूसरे से उनके संबंध के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री व्यापक अधिकार होते हैं। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है, वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करता है, विभाग के कार्य का समन्वय विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय करता है समन्वय करता है। देखिए आप विभागों के विवाद के मामले में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। वह विभिन्न विभागों की समान निगरानी करता है। सारे मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करते हैं। मंत्रियों के काम का वितरण और पुनर्वितरण करता है। उसे किसी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देता है। देखिए यहाँ जज इफ द कैबिनेट इज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, विद इन द कैबिनेट इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर हु इज द मोस्ट पावरफुल द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन ऑल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड हैव इंक्रीज सो मच इन रिसेंट डिकेड्स दैट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज आर समटाइम्स सीन हैज प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए हैज़ पॉलिटिकल पार्टीज हैव कम टू प्ले ए मेजर रोल इन पॉलिटिक्स, द प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल्स द कैबिनेट एंड parliament through the party. The media also contributes to this trend by making politics and election has a competition between top leaders of parties. In India too, we have seen such a tendency towards the concentration of powers in the hands of Prime Minister Jawaharlal Nehru. The first Prime Minister of India exercised enormous authority because he had great influence over the public. देखिए Indira Gandhi was also a very powerful leader compared to her colleagues in the cabinet. Of course, the extent of power wielded by a prime minister also depends on the personality of the persons holding that position. देखिए हम जो कहा गया कि इस तरह यहाँ पर आपको इस तरह अगर भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। दुनिया के सभी संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का अधिकार हाल के दशकों में इतने बढ़ गए हैं कि संसदीय लोकतंत्र को कभी सरकार का प्रधानमंत्री रूप कहा जाने लगा है। राजनीतिक दलों पार्टियों की भूमिका बढ़ने के साथ ही प्रधानमंत्री पार्टी कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगा है। मीडिया राजनीति और चुनाव को पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश करके इस रुझान पर अपना योगदान करती है। भारत में भी हमें प्रधानमंत्री के पास ही सारे अधिकार सीमित भारत में भी देखिए हमारे प्रधानमंत्री के पास सारे अधिकार सीमित करने की प्रवृत्ति देखी है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ढेर सारे अधिकारों का इस्तेमाल किया क्योंकि उनका जनता बहुत अधिक प्रभाव था। इंदिरा गांधी कैबिनेट के अपने सहयोगी की तुलना बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थे। जाहिर है कि किसी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है। जाहिर है कि किसी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है। लेकिन हाल के वर्षों में भारत में देखिए यहाँ पर क्या हाउएवर इन रिसेंट ईयर्स
देखिए, however, in recent years, the rise of coalition politics has imposed certain constraints on the power of prime minister. The prime minister, यहाँ देखिए क्या कि the prime minister. The prime minister of a coalition government cannot take decisions as he likes. He has to accommodate different groups and function and factions, factions in his party as well as among alliance partners. He also has to need to, he also has to heed to the views and positions of the coalition partners and other parties on whose support the survival of the government depends. देखिए, लेकिन हाल के वर्षों में देखिए यहाँ पे क्या, लेकिन हाल के वर्षों में भारत में गठबंधन की राजनीति के उभार से प्रधानमंत्री के अधिकार कुछ हद तक सीमित हुए हैं। गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता, उसे अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न समूहों और गुटों के साथ गठबंधन के साझेदारों की साझेदारों की राय भी माननी होती है। इसके अलावा उसे गठबंधन के साझेदारों और दूसरी पार्टियों के विचारों और स्थितियों को भी देखना होता है, आखिर उन्हीं के समर्थन के आधार पर सरकार टिकी होती है। अब देखिए यहाँ पर जो खास बात है, देखिए why does this book refer to the president? Have we ever had a woman president in our country? Did you protest when the book referred to the prime minister? Have we not had a woman prime minister? Why should we assume that all the important positions are held by men? अब देखिए द प्रेसिडेंट की बात की गई था। वाइल द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ देखिए द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम। द हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल पावर्स। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन हुज फंक्शन आर टू ए लार्ज एक्सटेंट ceremonial. The president supervises the overall functioning of all the political institutions in the country so that they operate in harmony and achieve the objective of the state. देखिए यहाँ जो कहा गया राष्ट्रपति की एक और जहाँ प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, वहीं राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष होता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, देखिए यहाँ पर क्या, हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम का अधिकार प्रयोग करते हैं। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है, जिसका काम आलंकारिक अधिक होता है, मतलब क्या कि एक तरह से नाम का होता है। वो राष्ट्रपति देश के सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है ताकि वे राज्य के उद्देश्यों को हासिल करने के मिलजुल कर काम करे। और फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया राष्ट्रपति से जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है, संसद सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों से चुनते हैं। देखिए राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी चुनाव जीतने के बहुमत हासिल करना होता है। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राष्ट्रपति उस तरह से प्रत्येक जनादेश का दावा नहीं कर सकता जिस तरह से प्रधानमंत्री। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति कहने मात्र के लिए एक कार्यपालक की भूमिका निभाता है। इसके बाद आपको आगे यहाँ पर देखिए जो कहा गया यहाँ पर क्या कि देखिए द प्रेसिडेंट इज नॉट है, यहाँ देखिए द प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपुल। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट MPs एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज MLAs इलेक्ट हर। ए कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर प्रेसिडेंट्स पोस्ट हैज टू गेट ए मेजॉरिटी ऑफ वोट्स टू विन द इलेक्शन। दिस एंश्योर दैट द प्रेसिडेंट कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट द इंटायर नेशन। देखिए एट द सेम टाइम द प्रेसिडेंट कैन नेवर क्लेम द काइंड ऑफ a popular mandate that the prime minister can. This ensure that she remains only a nominal executive. देखिए फिर देखिए the same is true of powers of a president. If you casually read the constitution, you would think that there is nothing that she cannot do. All governmental activities take place in the name of the president. All laws and major policy decisions of the government are issued in her name. देखिए all major appointments are made in the name of the president. These include the appointment of the Chief Justice of India, the Judge of Supreme Court and the High Court of States, the governors. देखिए यहाँ पर क्या कि the governors of the state, the election commissioners, ambassadors to other countries, all international treaties and agreements are made in the name of president. The president is the supreme commander of the defense force of India.
देखिए यहाँ पे जो कहा गया है, देखिए राष्ट्रीय चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। संसद सदस्य और राज्य के संसद सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य उसे चुनते। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है। इसलिए तय हो जाता है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राष्ट्रपति उस तरह से प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता जिस तरह से प्रधानमंत्री। इससे यह भी तय हो जाता है कि राष्ट्रपति कहने मात्र के कार्यपालक भूमिका निभाते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या कि राष्ट्रपति के अधिकारों के मामले में भी यही बात लागू होती है। अगर आप संविधान को सही तौर पर पढ़े तो आप सोचेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है जो राष्ट्रपति ना कर सके। सारी सरकारी गतिविधि राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है। सारे कानून और सरकार के प्रमुख राजनीतिगत फैसले उसी के नाम पर राष्ट्रपति के नाम से जारी होते हैं। सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च देखिए क्या कि सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के मुख्य न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपाल, चुनाव आयुक्तों और दूसरे देशों में राजदूतों आदि को नियुक्त करता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति ही होता है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि राष्ट्रपति इन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। देखिए राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने का कह सकता है, लेकिन अगर वही सलाह दोबारा मिलती है तो उसे वह मानने के बाद होता है। इसी प्रकार संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे कुछ समय रोक सकता है, वह विधेयक पर पुनर्विचार के लिए उसे संसद में वापस भेज सकता है, लेकिन अगर संसद दोबारा विधेयक पारित करती है तो उसे उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया बट वी शुड रिमेंबर दैट द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल दीज पावर्स ओनली ऑन द एडवाइस of Council of Ministers. The President can ask the Council of Ministers. The President can ask the Council of Ministers to reconsider its advice, but if the same advice is given again, she is bound to act according to it. Similarly, a bill passed by the Parliament becomes a law only after the President gives assent to it. If the President wants, she can delay this for some time and send the bill back to Parliament for reconsideration. But if the Parliament passes the bill again, she has to sign it. So you may wonder, देखिए यहाँ पर क्या है, so you may wonder what does the president really do? Can she do anything on her own at all? देखिए there is one very important thing she should do on her own. Like appoint the prime minister when a party or coalition of parties secures a clear majority in the election. The president has to appoint the leader of majority party of the coalition that enjoy majority support in the Lok Sabha. तो आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति करता क्या है, वो अपने विवेक से कुछ भी कर सकता है। एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो उसे स्वविवेक से करनी चाहिए, प्रधानमंत्री नियुक्ति। जब कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव में बहुत मत हासिल कर लेता है तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता है। उसे लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। जब किसी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होता, राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेता है। वह ऐसे नेता को नियुक्त करता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत जुटा सकता है। ऐसे मामले में राष्ट्रपति नवनियुक्त प्रधानमंत्री एक तय समय के भीतर लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहता है। उसके बाद यहाँ पर क्या कि एक यहाँ पर कहा गया क्या कि द प्रेसिडेंटल सिस्टम की बात यहाँ पर की गई है। President all over the world are not always nominal executive like the President of India. In any country of the world, the President is both the head of the state and the head of government. The President of United States of America is the most well-known example of the kind of president. The U.S. President is directly elected by the people. He personally chooses and appoints all ministers. Their law-making is still done by a legislature called the Congress in the U.S., but the President can veto any law. Most important, the President does not need the support of the majority of the members in the Congress and neither is answerable to them. He has a fixed tenure of 4 years and completes it even if his party does not have a majority in the Congress. The model is followed in most of the countries of Latin America and many of ex-Soviet Union countries. Given the centrality of the president, this system of government is called the presidential form of government. In countries like ours that follow the British model, the parliament is supreme. Therefore, our system is called the parliamentary system of government. देखिए यहाँ पर जो कहा गया इसमें जो मुख्य बात है आपको कही गई यहाँ पर क्या राष्ट्रपति प्रणाली। देखिए दुनिया में हर जगह राष्ट्रपति भारत की तरह औपचारिक शासनाध्यक्ष नहीं होता है। दुनिया के अनेक देशों में राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष भी होता है और सरकार का मुखिया भी। देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति स्तर के राष्ट्रपति का जहाँ उदाहरण उसका चुनाव लोग प्रत्यक्ष वोट से करते हैं, वही अपने मंत्री चुनाव और नियुक्ति करता है। कानून बनाने काम भी अभी भी विधायक अमेरिका में उसे कांग्रेस कहा जाता है करती है और
राष्ट्रपति किसी भी कानून को वीटो के अधिकार से रोक सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति बनने को उसे कांग्रेस के बहुमत के समर्थन की जरूरत नहीं होती और ना ही वह उसके प्रति उत्तरदायी। उसका 4 साल का तय कार्यकाल और अपनी पार्टी का कांग्रेस में बहुमत न होने पर वह आराम से अपना कार्यकाल पूरा करता है। अमेरिकी मॉडल को लातिन अमेरिका के अनेक देशों और सोवियत संघ का कुछ हिस्सा रहे कई देशों में अपनाया गया है। चूंकि सरकार की स्वरूप में राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रीय होती है, इसे राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। ब्रिटेन के मॉडल को मानने वाले भारत के जैसे देशों में संसद ही सर्वोच्च होती है, इसलिए हमारी प्रणाली शासन की संसदीय प्रणाली कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें क्या, इसके बाद आपको आगे जो कुछ खास बात कही गई यहाँ पर देखिए कि आपको जुडिशरी की बात, आपको कितना जुडिशरी की बात की गई उसमें देखिए न्यायपालिका जो उसको यहाँ पर देखिए